साल 2012 भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी का उदय होता है। नाम आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खेल के नियम बदलने की बात करती थी। कट्टर ईमानदारी के साथ दवाई और पढ़ाई पर जोर देने की बात कहने वाली ये पार्टी पिछले 2 दिनों से चर्चा में है शराब घोटाले को लेकर। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन शराब बेचना सरकारी राजस्व के लिए काफी फायदेमंद होता है। सरकारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है। यही वजह है कि राज्य सरकारें समय समय पर शराब नीति को लेकर बदलाव करती रहती हैं। ऐसा ही एक बदलाव दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, जिस पर पिछले 8 महीनों से भयानक बवाल मच रहा है। इसी मामले में बीते दिन दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो आज लल्लन टॉप शो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, सौरभ नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले समझते हैं शराब बेचने के नियम कानून क्या हैं। शराब बेचने के लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है। हर राज्य सरकार के अपने अपने नियम हैं। दिल्ली में भी हैं। दिल्ली सरकार 2 तरह के लाइसेंस जारी करती है, L1 और L10। L1 लाइसेंस उन दुकानों को दिया जाता है जो DDA अप्रूव्ड मार्केट्स, लोकल मार्केट, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चलती हैं। L10 लाइसेंस शॉपिंग मॉल में वाइन शॉप के लिए है। ये नियम 2003 से चला आ रहा है। पुरानी पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब की कुल 864 दुकानें थी। इसमें 475 सरकारी दुकानें थी। अब हुआ ये कि 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा, जिसे 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया। नई आबकारी नीति में शराब का कारोबार पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया, यानी दिल्ली सरकार ने शराब के व्यवसाय से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में बांट दिया गया। हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुल सकती थी। इस तरह दिल्ली में कुल 849 दुकानें खुली। शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई। ड्राई डे यानी ठेके बंद होने के दिन कम कर दिए गए। सरकार ने लाइसेंस धारियों के लिए भी नियमों में काफी ढील दी। अब वे सरकार द्वारा तय किए गए MRP पर बेचने के बजाय छूट दे सकते थे और अपने स्तर से कीमतें निर्धारित कर सकते थे। इसके बाद दुकानदारों ने जम के डिस्काउंट ऑफर चलाया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस फैसले के पीछे दिल्ली सरकार ने माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया। साथ में यह भी दावा किया कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा भी किया। इसी बीच मई 2022 में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मंत्रियों के एक समूह ने कुछ और बदलावों का प्रस्ताव रखा। इसमें शराब की होम डिलीवरी, सुबह 3 बजे तक दुकान खोलने और लाइसेंस धारियों को और छूट देने की अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल था। प्रस्ताव लागू होने से पहले दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से होकर ये फाइल गुजरती है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार। 1 महीने पहले ही यानी अप्रैल में ही अप्रैल 2022 में उनकी नियुक्ति हुई थी। नरेश कुमार ने प्रस्ताव पर गौर किया तो उन्हें नई शराब नीति में कई खामियां और अनियमितताएं दिखी। 8 जुलाई 2022 को नरेश कुमार ने आबकारी विभाग संभाल रहे मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी और कुछ सवालों के जवाब मांगे। रिपोर्ट की एक कॉपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG VK सक्सेना को भी उसी दिन भेजी गई। इसके अलावा मुख्य सचिव ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को शराब के कारोबार में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों के बारे में बताते हुए जांच करने के लिए कह दिया। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिसोदिया ने बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के आबकारी नीति में बदलाव किए। नियम यह है कि अगर किसी नीति में बदलाव किया जाता है जो पहले ही लागू हो चुकी है, तो आबकारी विभाग को उन्हें कैबिनेट के सामने रखना होगा और अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास इसे प्रस्ताव को भेजना होगा। कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किया गया कोई भी बदलाव अवैध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिसोदिया के सीधे आदेश के बाद आबकारी विभाग ने कोविड महामारी के बहाने टेंडर लाइसेंस शुल्क पर लगभग 145 करोड़ रुपए की छूट देने का फैसला किया। इसके लिए उपराज्यपाल या कैबिनेट की अनुमति नहीं ली गई। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया ने विदेशी शराब की दरों में बदलाव करके लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ दिया। रिपोर्ट के अनुसार इसने विदेशी शराब और बियर को खुदरा के लिए सस्ता कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ। यानी शराब तो खूब बिक रही थी, लेकिन सरकारी खजाने को तगड़ा नुकसान हो रहा था।
कैसे? एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स चीजों के प्रोडक्शन और बिक्री पर लगता है। एक्साइज ड्यूटी सरकारी कमाई का एक बड़ा जरिया है, लेकिन नई शराब नीति की वजह से इसे तगड़ा झटका लगा था। यानी शराब खूब बिक रही थी, लेकिन इस पर फायदा सरकार को नहीं हो रहा था, बल्कि प्राइवेट रिटेल दुकानदारों को खूब हो रहा था। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसमें टॉप पॉलिटिकल लेवल पर वित्तीय लेन देन के संकेत मिलते हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि ये जो पैसों का लेन देन हुआ उसका इस्तेमाल पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया, यह आरोप है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट को देखते हुए 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। 6 दिन बाद 28 जुलाई 2022 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई नीति को वापस लेने का ऐलान किया, यानी नवंबर 2022 में लागू आबकारी नीति वापस ले ली गई। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नई आबकारी नीति 2021-22 में धोखाधड़ी रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और 3 अन्य लोगों के घर पर छापा मारा। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए। 22 अगस्त को मामले में ईडी दाखिल होती है। ईडी ने सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, यानी काले पैसे को सफेद बनाने के आरोप लगे। 30 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की तलाशी ली। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को लॉकर में कुछ नहीं मिला। 6 और 16 सितंबर को ईडी ने देश भर में 35 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मुंबई, पंजाब, तेलंगाना में छापेमारी हुई। 19 सितंबर को आप विधायक दुर्गेश पाठक ने ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की। 27 सितंबर को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को गिरफ्तार किया। उन्हें इस मामले में प्रमुख साजिशकर्ता बताया गया। अगले दिन यानी 28 सितंबर को ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। महेंद्रू पर आरोप है कि उसने मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया। 17 अक्टूबर को सीबीआई ने सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला गया। 25 नवंबर को ईडी ने पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 30 नवंबर को सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। अरोड़ा गुरुग्राम के एक बड़े रिटेल के डायरेक्टर हैं। इसी दिन ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को नामजद किया। ईडी ने दावा किया कि कविता ने विजय नायर को करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। 11 दिसंबर को सीबीआई ने के कविता से हैदराबाद में उनके आवास पर पूछताछ की। 14 जनवरी 2023 को सीबीआई ने कंप्यूटर सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया। कथित तौर पर ज्यादातर फाइल्स डिलीट की जा चुकी थी, लेकिन जांच एजेंसी ने फॉरेंसिक टीम की मदद से रिकॉर्ड्स रिकवर कर लिए। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि फाइल बाहरी नेटवर्क से बनाई गई हैं और व्हाट्सएप के जरिए मिली थी। दरअसल सीबीआई ने पिछले साल 19 अगस्त को आबकारी विभाग से एक डिजिटल डिवाइस जब्त की थी। डिवाइस की जांच हुई तो एजेंसी को एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट एक ऐसे कंप्यूटर में मिला जो एक्साइज विभाग नेटवर्क का था ही नहीं। इसके बाद सीबीआई ने आबकारी विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ की। एजेंसी को सिसोदिया के दफ्तर के कंप्यूटर का सुराग मिला। इसके बाद सीबीआई ने 1996 बैच के दादानगर हवेली सिविल सेवा कैडर के अफसर को तलब किया, जो सिसोदिया के सचिव थे। अफसर ने बताया, मार्च 2021 के बीच में सिसोदिया ने मुझे सीएम आवास पर बुलाया, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। वहीं उन्होंने सत्येंद्र जैन को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जी होम रिपोर्ट की कॉपी सौंप दी। असल में ये नए प्रस्ताव वही थे जो मई 2022 में नई शराब नीति में किए जाने थे। ये प्रस्ताव मंत्रियों के एक समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रस्तावित किए थे। कैबिनेट में ये रिपोर्ट पेश हुई मई 2022 में और इसका पहला ड्राफ्ट बन गया था मार्च 2021 में, जिसका जिक्र अफसर ने अपने बयान में किया। इसी ड्राफ्ट की कॉपी में 12% लाभ मार्जिन का भी जिक्र था। बात 12% लाभ मार्जिन क्लॉज तक कैसे पहुंची, इससे संबंधित किसी भी चर्चा या किसी भी फाइल या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीबीआई ने फरवरी 2023 के पहले हफ्ते में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने उस अफसर का बयान दर्ज किया ताकि उन्हें सरकारी गवाह बनाया जा सके। 2 फरवरी को ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर समीर महेंद्रू से बात की थी और उन्हें विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था। 19 फरवरी को सीबीआई ने फिर सिसोदिया को पूछताछ करने के लिए बुलाया। सिसोदिया नहीं गए। एक दिन पहले ट्वीट कर कहा, सीबीआई ने कल फिर बुलाया है, मेरे खिलाफ उन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी,
कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। यानी पूछताछ होने से पहले उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांग लिया था। सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली के बजट का हवाला देकर 1 हफ्ते का समय मांगा था। सीबीआई ने सिसोदिया की मांग को स्वीकार कर लिया और पूछताछ के लिए नई तारीख 26 फरवरी दी। और 26 फरवरी को क्या हुआ? शराब घोटाले में आरोपी सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई के पास जाने से पहले राजघाट पहुंचे। समर्थकों के भारी हुजूम के साथ महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया और आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। लगभग 11:15 पर मनीष सिसोदिया सीबीआई ऑफिस पहुंचे और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई ने शाम 7:15 पर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कहा, पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने टाल मटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया को दिल्ली में कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि सीबीआई ने सिसोदिया पर सबूत मिटाने के आरोप भी लगाए हैं। गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भगवंत मान संग सिसोदिया के घर पहुंचे। यहां उन्होंने सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया ईमानदार हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो कि उसको शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। गिरफ्तारी पर बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी एक शुरुआत भर है, अभी पूरे मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचना बाकी है। ये मात्र शराब घोटाले में दोषी होने के कारण ही गिरफ्तार नहीं किया गया। शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है, जो कि और भी ज्यादा संगीन बना देता है इस अपराध को। हर कुछ दिन बाद ये खुद ही जज बन जाया करते थे लोग, और हर कुछ दिन बाद यही जांच एजेंसी बन जाया करते थे। किसी ने सही कहा है कि अपराधी चाहे लाख बचने की कोशिश करे, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां, कानून अपराधियों तक पहुंच ही जाती। अभी तो इस शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत पार्टी के अलग अलग राज्य इकाइयों ने बीजेपी और जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में तो आपका विरोध प्रदर्शन बीजेपी के दफ्तर तक जा पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आप नेता आतिशी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही वजह बताया है। भारतीय जनता पार्टी की ये पुलिस हमारे ऑफिस के अंदर घुस रही है, क्या तानाशाही है। आज मोदी जी को लगता है कि वो किसी को भी जेल में डाल देंगे, उनको लगता है कि वो बिना किसी सबूत के साथ किसी को अंदर डाल देंगे, कोई आवाज नहीं उठा सकता। आज पार्टी ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं, पार्टी ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, ये कैसी तानाशाही है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांति से बैठे हुए थे, पुलिस वाले आके उन्हें घसीट के लेके जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी, जिसका कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, पूरा केस प्रॉफिट का है, इसी पर हमारी आगे की जांच होनी है। सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हैं और वो मंत्रियों के ग्रुप को लीड कर रहे थे। जवाब में सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि उपराज्यपाल ने मई 2021 में पॉलिसी को हरी झंडी दी थी। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सारी बहस हो रही है, उसकी मंजूरी उपराज्यपाल ने ही दी थी। सारे बदलाव उनकी सहमति के बाद किए गए थे। सीबीआई कह रही है कि सिसोदिया गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उनके पास ये अधिकार है, एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार होते हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई के 5 दिन की रिमांड वाली बात को मान लिया है और अब मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने बात की, वहां मौजूद संवाददाताओं से सुनिए। आबकारी राजस्व नीति को लेकर, घोटाले को लेकर उठे सवालों पर पहला मैच सीबीआई और मनीष सिसोदिया के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ, जिसमें सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड लेकर शुरुआती बढ़त तो बना ली है। अब 4 मार्च को मनीष सिसोदिया को वापस सीबीआई पेश करेगी और सीबीआई यहाँ पेश होकर ये बताएगी कि आखिर उन्होंने मनीष सिसोदिया से क्या क्या चीजें निकलवाई हैं, क्या क्या चीजें उगलवाई हैं, और जो आरोप थे आरोप पत्र में और एफआईआर में, उसमें किन किन चीजों की तस्दीक हुई है और किन किन चीजों पर अभी और जांच और तहकीकात और तफ्तीश होनी बाकी है। यानी जिन आरोपियों को अभी तक सीबीआई इसमें गिरफ्तार कर चुकी है, उनके साथ मनीष सिसोदिया से आमना सामना कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो सवाल पूछे जाएंगे, सवालों के जवाब अगर सही मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर वो सवालों के जवाब गोलमोल मिलेंगे या सीधे सीधे नहीं मिलेंगे तो ऐसे में सीबीआई को फिर कंफ्रंटेशन कराना पड़ेगा, आमना सामना कराना पड़ेगा। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, जो कंप्यूटर से जानकारियां मिली है, मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से, अभिषेक बोइनपल्ली के कंप्यूटर से या फिर राघव मंगुप्ता के कंप्यूटर से, तो उन सारी चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी, मिलान करना पड़ेगा और उसमें अगर कोई चीज कहीं कभी मिसिंग कड़ी होगी या कहीं कोई ऐसा सबूतों में कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए मनीष सिसोदिया से उसमें तस्दीक करानी पड़ेगी, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। पढ़ाई और दवाई 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इन्हीं दोनों को सुधारने का दावा करते हुए चुनाव में उतरी थी और इसी के जरिए सत्ता में वापसी भी की। लेकिन आज 3 साल बाद दोनों ही विभागों के मंत्री जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब सिसोदिया को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में नंबर 2 और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। पार्टी कह रही है कि सिसोदिया बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पार्टी सिसोदिया को देश का बेस्ट शिक्षा मंत्री बताते हुए खूब जोर शोर से प्रदर्शन कर रही है। इस गिरफ्तारी से किसे क्या राजनीतिक नफा नुकसान होगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया का रोल खास तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में बहुत बड़ा है। अगर आप देखें कि 33 विभाग हैं दिल्ली सरकार में, उसमें से अकेले मनीष सिसोदिया 18 विभाग को हैंडल करते हैं। बाकी जो 5 मंत्री हैं वो मिला करके 15 विभाग हैं उनके पास। तो अगर मनीष सिसोदिया जेल गए हैं या जेल जाते हैं, अभी तो वो सीबीआई कस्टडी में गए हैं, अगर वो लंबा जेल जाते हैं तो उसमें वित्त विभाग है, जो मुख्य तौर पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शहरी विकास विभाग, होम डिपार्टमेंट जो गृह विभाग कहा जाता है, या साथ ही साथ आबकारी विभाग, जिसकी वजह से भी वो अभी सीबीआई पूछताछ कर रही है। ये ऐसे महत्वपूर्ण विभाग है जहां पर आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करना है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा दिल्ली सरकार पर। केजरीवाल नंबर 1 जरूर है दिल्ली सरकार में, मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन लगभग पूरा कामकाज वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया देखते आए थे। उनका एक तरीके से जो अधिकारी वर्ग है यानी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पर भी उनको उनकी समझ ज्यादा है। तो इसीलिए एक अनुभव का, क्योंकि पिछले 8 साल से वित्त मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उसका तो नुकसान होगा ही, और 15 मार्च के बाद दिल्ली का बजट भी पेश होना है, वहां पर भी उनकी कमी महसूस होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो डे टू डे एक्टिविटी में किस तरीके से काम को हैंडल किया जाएगा, क्योंकि कई सारे मॉडल जो प्रोजेक्ट हैं जिसके नाम पर दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल बाकी राज्यों में जाकर के
प्रचारित भी करते हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले ही सत्येंद्र जैन जेल में है और अब मनीष सिसोदिया अगर जेल में चले जाएंगे तो ये जो दोनों मुख्य तौर पर विभाग संभालने वाले थे उसका नुकसान दिल्ली के प्रशासन पर तो जरूर पड़ा। जहां तक राजनीतिक नफा नुकसान की बात है तो निश्चित तौर पर सियासी तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी को मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के कमजोर होने का फायदा मिलता है या उनकी गिरफ्तारी का फायदा होता हुआ सीधे तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि जहां भी आम आदमी पार्टी जा रही है वहां पर मुख्य तौर पर वो बीजेपी को निशाना बना रही है। लेकिन अगर हम उसका एक इनडायरेक्ट नफा देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी इसका फायदा है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया कवरेज मिल रही है, जिस तरीके से एक सहानुभूति मिल रही है मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द, उससे जो फुटप्रिंट है आम आदमी पार्टी का वो अलग अलग प्रदेशों में जहां पर अभी उनकी मौजूदगी नहीं है, मसलन आपने देखा कि कैसे दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में फुटप्रिंट उनका गया है। अब इस 2023 में 4 मुख्य राज्य हैं जहां पर उन्हें चुनाव लड़ना है, जिसमें कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 मुख्य राज्य हैं जहां पर अभी जा भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक यात्रा पर। तो वहां पर कोशिश करेंगे कि इसके बहाने बीजेपी पर निशाना साधें। और इसका नुकसान किसको होगा? अगर आम आदमी पार्टी बढ़ती है तो सीधे सीधे हमने अभी तक देखा है, चाहे वो दिल्ली रही हो, पंजाब रहा हो या गुजरात रहा हो, वहां पर कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक खाती है या उसको अपने हिस्से में करती है। तो जहां अभी कर्नाटक में या फिर बाकी कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में उनकी सत्ता है, राजस्थान में सत्ता है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है कांग्रेस, वहीं पर अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो यहाँ पर इस जो गिरफ्तारी है उसका सीधा फायदा मुझे लगता है बीजेपी को होगा और इनडायरेक्ट फुटप्रिंट बढ़ने का फायदा या परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ने का फायदा वो आम आदमी पार्टी को होगा। तो दोनों जो मुख्य इस लड़ाई में दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों का फायदा है और नुकसान शायद मुझे कांग्रेस का इसमें दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल सिसोदिया की गिरफ्तारी और शराब घोटाले को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगा लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।